आज का विषय है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान। अब तथ्य क्या होते हैं? तथ्य वो होते हैं जो आंकड़े संकलित किए गए हैं विषय से संबंधित, वो सही होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए। वो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स जिन्हें कहते हैं। सूचनाओं का संकलन, वैध सूचनाओं का संकलन तथ्य कहलाता है। अब तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान यानी किसी भी ज्ञान को जो हमने एकत्र किया है, विषय से संबंधित कोई ज्ञान, विषय वस्तु, जिसे हम निश्चित क्रम से रूप में जमाते चले जाएं तो वो एक तथ्य बन जाता है। उसी तरह विज्ञान के बारे में विशिष्ट ज्ञान ऐसा तटस्थ और निष्पक्ष होकर प्रघटना, समस्या और विषय का अध्ययन करना ही विज्ञान होता है, और प्रघटनाओं के अध्ययन की प्रविधि ही वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। वैसे तो हमने सबने सुना होगा कि विज्ञान से संबंधित विषय हम केवल भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इन सभी को मानते हैं। समाज विज्ञान और मानविकी विषयों को विज्ञान मानने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर वाद विवाद चलता है। कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसी विषय वस्तु हैं जिनकी वजह से मानविकी विषयों को विज्ञान की श्रेणी में लाने में कुछ वाद विवाद होते रहते हैं कि समाज विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाया जाए, नहीं लाया जाए, क्योंकि विज्ञान संबंधी जो विषय हैं और विज्ञान संबंधी जितने भी अध्ययन हुए हैं, सिद्धांत बने हैं, वो सर्वज्ञ हैं। यानी उसे हम, या भारत में देख लो, चाहे किसी भी देश के, विश्व के किसी भी कोने में जाके वैज्ञानिक विधि के द्वारा अगर कोई हम परीक्षण करते हैं तो उसका परिणाम सेम निकलता है। लेकिन सामाजिक विषय जितने भी हैं, मानविकी विषय हैं, क्योंकि मानव समुदाय में भिन्नता है। एक देश से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कोने से दूसरे कोने में, इस वजह से मानविकी विषयों में थोड़ा सा निष्पक्षता में थोड़ी, और उसके परीक्षण करने के बाद में जो परिणाम निकलता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को ध्यान में रखें कि कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को स्थिर रहने दें और तब समाज विज्ञानों के अंदर परीक्षण या प्रयोग करें, तो परिणाम सभी जगह निश्चित सही निकलेगा। और यही विज्ञान होता है। जैसे पानी का रसायन सूत्र ये क्या होता है? H2O। पानी H2O यानी हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के दो अणुओं से मिलकर ही बनता है। चाहे हम उसे विश्व के किसी भी कोने में ले जाके उसका परीक्षण करें तो वो H2O से ही पानी बनेगा। उसी प्रकार से NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक का रासायनिक नाम है, ये NaCl ही होगा। चाहे हम कहीं भी जाए, इसका रसायन सूत्र भी NaCl ही होगा। उसी तरीके से इसका निर्माण किया जा सकेगा, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक कसौटी है। परीक्षण जो विज्ञान से संबंधित विषय के विभिन्न समस्याएं हैं, विभिन्न विषय हैं, तो उनका परीक्षण अगर हम करते हैं या पुनः परीक्षण करते हैं तो उसका परिणाम सेम ही निकलता है। लेकिन समाज विज्ञान में थोड़ा बहुत भिन्न आ सकता है। परंतु अगर सामाजिक प्रघटनाओं का व्यवस्थित, तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण नहीं किया जाएगा तो उसमें निष्पक्षता संभव नहीं है और उसे हम विज्ञान की श्रेणी में भी नहीं ला सकते। इसलिए सामाजिक प्रघटनाओं का तार्किक और प्रमाणिक अध्ययन करने के लिए समाज विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति के चरणबद्ध तरीके को अपनाया गया है। इस संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी कोटेशंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति जो निश्चित नियम और चरणबद्ध तरीके से परीक्षण किए जाते हैं, यदि उसके द्वारा या उसको समाज विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जाए तो समाज विज्ञान भी वैज्ञानिक विषय की श्रेणी में आ सकता है। इसी प्रकार विसेज एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा है कि ये एक पद्धति या उपागम है, ना कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। ये वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित कुछ कोटेशंस हैं। इन कोटेशंस को एक बात ध्यान में रखिएगा, इन कोटेशंस को आपको इसी तरीके से याद करना है, और जितने भी विद्वान होते हैं उनकी रेफरेंस बुक्स का नाम याद होना बहुत ही आवश्यक है, जहाँ तक संभव हो सके।
विज्ञान, स्टुअर्ट चेज ने आगे लिखा है, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय संबंध। मतलब सभी ने अपनी परिभाषाओं में, कोटेशंस में वैज्ञानिक पद्धति पे जोर दिया है, न कि उससे संबंधित विषय सामग्री। विषय सामग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। विषय सामग्री मतलब जिस समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं वो किससे संबंधित है, क्या है, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। पद्धति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर समस्या कोई भी हो, सामाजिक हो, भौतिकी हो, रासायनिक हो, लेकिन अगर उसका हम क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत निर्धारित जो चरण है उसके आधार पर अगर उसका परीक्षण करेंगे तो जो परिणाम निकलेगा वो वैज्ञानिक ही होगा। तो इनसे स्पष्ट है कि समस्या चाहे सामाजिक हो या प्राकृतिक हो, यदि चरणबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाएगा तो तथ्य प्रमाणिक होंगे और प्राप्त ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में आएगा। आगे इस संबंध में कार्ल पियर्सन ने एक फेमस कोटेशन दी है कि सत्य के लिए कोई लघु मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं, कोई मार्ग नहीं है। मतलब अगर हमें सत्य तक पहुंचना है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता उसका, एक निश्चित चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे परीक्षण, पुनः परीक्षण और भविष्यवाणी और सामान्यीकरण इत्यादि के आधार पर ही हम उस मार्ग तक पहुंच सकते हैं। तो इस आधार पर वैज्ञानिक पद्धति की कुछ विशेषताएं बताइए। जैसे ज्ञान का आधार, समस्त ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कि अगर वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम किसी समस्या और विषय का चुनाव करते हैं और उसका निरीक्षण परीक्षण करते हैं तो जो ज्ञान निकल के आएगा वो तार्किक होगा, क्रमबद्ध होगा और विज्ञान की श्रेणी में आएगा। अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण। समाज विज्ञान के अंदर सामाजिक अनुसंधान जो होता है, आगे आप पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान क्या होता है। समाज से संबंधित विभिन्न समस्याओं, विषय के संबंध में जो अनुसंधान किए जाते हैं वो सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक प्रक्रिया, समस्या, सामाजिक रीति रिवाज, प्रथा, मूल्य, परिणाम इत्यादि का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान में आता है। आगे है दूसरी विशेषता, अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण। समाज विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की तकनीकी हैं, जैसे प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, अवलोकन। तो अवलोकन एक ऐसी पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं उस क्षेत्र विशेष में जाकर जो समस्या से संबंधित सामग्री एकत्र करता है, या तो उसका सहभागी सदस्य बनता है या असहभागी सदस्य तटस्थ और निष्पक्ष होकर क्षेत्र का अवलोकन करता है और उससे संबंधित आंकड़े एकत्र करता है, तो वो अवलोकन होता है। तो इसमें समाज विज्ञान के अंदर अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। वर्गीकरण और विश्लेषण, जो एकत्र तथ्य हैं उनका क्रमबद्ध रूप से वर्गीकरण किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद विज्ञान की तरह ही सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत क्या है का उल्लेख किया जाता है। कार्य कारण संबंधों की विवेचना, मतलब उसमें ये बताया जाता है कि किसका समस्या का कारण क्या है, उसे दूर करने के उपाय नहीं बताए जाते हैं। सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। कारण पता होने के बाद में निश्चित सिद्धांत बनाए जाते हैं। उन सिद्धांतों का फिर प्रयोगशाला के अंतर्गत पुनः परीक्षण किया जाता है। ये वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत है, निश्चित चरणबद्ध तरीके से। पुनः परीक्षण के बाद में अगर फिर वही परिणाम निकलता है तो वो सिद्धांत सार्वभौमिकता सिद्धांत की श्रेणी में आ जाता है। फिर उसके संबंध में भविष्यवाणियाँ की जाती हैं और तार्किक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता है वस्तुनिष्ठता और तार्किकता। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक पद्धति के चरण, यानी समाज विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने के दौरान विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा विभिन्न चरण बताए गए हैं। इस संदर्भ में लुनबर्ग ने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या चरण बताएंगे। कार्यशील प्राकल्पना, हाइपोथेसिस, अवलोकन, संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण व संगठन और सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब सिद्धांत बनाना। पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण बताए हैं। समस्या का चुनाव, कार्यशील प्राकल्पना, प्रघटना का अवलोकन और खोज, तथ्यों का लेखन, तथ्यों का वर्गीकरण और सामान्यीकरण। तो उन सभी विद्वानों के आधार पर समाजशास्त्रियों ने वैज्ञानिक पद्धति के सामाजिक अनुसंधान के दौरान जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था उसका क्रमशः निम्न चरण बताए हैं। इन चरणों को जैसे मैं आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से क्रमबद्ध रूप से क्रमशः एक के बाद एक आपको याद करना है। यानी इसके लिए सबसे पहले हमें विषय का चुनाव करना होगा। जैसे कोई भी सामाजिक समस्या हम ले लेते हैं
कि क्षेत्र विशेष में नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन करना है। ये एक हमने प्राकल्पना बनाई है। तो विषय का चुनाव हो जाएगा इस संदर्भ में। अध्ययन का उद्देश्य यानी नगरीकरण का अच्छा प्रभाव पड़ा है या बुरा प्रभाव पड़ा है, हमें इसका क्या करना है, परीक्षण करना है। विषय क्या है, नगरीकरण का प्रभाव। तो इससे संबंधित हमें सबसे पहले पुराना साहित्य और पुराना जो है अध्ययन हुए हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि पुराने जो विभिन्न अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ताओं ने क्या क्या परीक्षण किए हैं और क्या क्या निष्कर्ष निकाले हैं। फिर अपने जो अध्ययन का विषय है उसका उद्देश्य निर्धारित करना है। फिर प्राकल्पना का निर्माण, यानी प्राकल्पना ऐसी बनानी है। प्राकल्पना एक अनुमान होता है। परीक्षण से पहले एक अनुमान बना लेना कि नगरीकरण का इस क्षेत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ा है या बुरा पड़ा, इस तरीके की कोई भी प्राकल्पना बना ली जाती है। अध्ययन पद्धति का चुनाव, कि पद्धति कौन सी काम में ली जाएगी। पद्धति बहुत होती है यहाँ पर, गुणात्मक, गणनात्मक, और उसके अंतर्गत भी आपको केस स्टडी, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची और सर्वेक्षण, अंतर्वस्तु विश्लेषण इत्यादि विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ हैं। सामाजिक अनुसंधान के दौरान उसका चुनाव, अवलोकन व तथ्यों का संकलन। फिर हमें अवलोकन करना है, समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए क्षेत्र विशेष में जाकर उसका अवलोकन करना है। अवलोकन सहभागी या सहभागी कैसा भी हो सकता है। फिर प्राप्त तथ्यों का संकलन करना है। संकलन करने के बाद में उन तथ्यों का वर्गीकरण और व्याख्या करनी है। वर्गीकरण निश्चित सारणी में बनाकर उन्हें विभिन्न तरीके से सेट करना, बिखरे आंकड़ों को एकत्र करना। फिर उसके बाद जो वर्गीकरण के बाद सामान्यीकरण, सामान्यीकरण के बाद पुनः परीक्षण और फिर भविष्यवाणी। इस तरीके से एक अनुसंधान या एक विषय संबंधित या समस्या से संबंधित यदि हम कोई अनुसंधान करते हैं तो निश्चित वैज्ञानिक पद्धति के निश्चित चरणों के आधार पर ही उसका परीक्षण किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही।